रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब देखिएगा, आज हम अपना नया हेड ऑफ इनकम शुरू कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जनाब आपके पास ये है कि आप जो भी रेंटल इनकम कमाते हैं ना, आप रेंट कमाते हैं, ये उसको डील करता है। अच्छा हाँ, ये मैं एक चीज़ बता दूं कि सैलरी के हवाले से वैसे हमारा तकरीबन तकरीबन काम जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन फिर भी किसी दोस्त को कोई कंफ्यूजन हो उसमें, आप लोगों ने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके मुझे शेयर करने, और उसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा दिन रखूंगा। अब उसको फिर हम उस तरीके से कंक्लूड करेंगे, अगर उसी को लेके चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल वही चलता रहेगा। तो बात हो रही थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? पहले हमने सैलरी पढ़ा था, सैलरी में मेरे दोस्तों हमारी जो इनकम होती है वो कैश बेसिस पे, ये कैश भी नहीं, रिसीट बेसिस, बेसिकली उसको बोलते हैं रिसीट बेसिस। तो वो टैक्सेबल होती है रिसीट बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे होगी अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस पे क्या मामला होता है? अक्रूवल का मतलब ये है कि आपने पैसे रिसीव नहीं किए। अब मैं अकाउंटिंग की तरफ नहीं जा रहा, मैं अगर प्योर अकाउंटिंग की तरफ निकल जाऊँ तो आपके लिए परेशानी बनेगी। अक्रूवल बेसिस का मतलब ये है कि पैसे आपको रिसीव नहीं हुए, लेकिन आपसे जो भी रिक्वायरमेंट थी आपने वो पूरी कर दी। जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने डिलीवर करनी थी, जो एक्सपेक्टेड था वो हमने कर दी। तो हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे, हम अपनी सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे कोई मेरे घर में आया, एक साल रहा पोर्शन में, और उसने बेशक बेशक उसने रेंट नहीं दी, या 6 मंथ्स का उसने रेंट दिया, 6 मंथ्स का उसका ड्यू, लेकिन उस रेलिवेंट रेलिवेंट टैक्स ईयर में या टैक्स पीरियड में जो बेनिफिट मैं उसको ट्रांसफर कर सकता था मैंने उसको किया। मैंने उसको रहने की इजाजत दी, वो मेरे घर में रहता रहा। अब वो जो पैसे उसने दे दिए, जो रिसीव हो गए, वो तो रेवेन्यू है ही है। लेकिन जो पैसे रिसीव नहीं हुए, जो रिसीवेबल है, वो भी रेवेन्यू, वो भी सेल्स का पार्ट है। चलें, अब आप सोचेंगे कि अगर अगर वो पैसे रिसीव नहीं होते इन फ्यूचर, तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब दो नुकसान होंगे हमारे। पहला नुकसान कैसे होगा? एक तो उसने हमें रेंट नहीं दिया, हमें रेंट रिसीव नहीं हुआ, वो हमारा पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है? कि हमने उस इनकम को जो कि रिसीव नहीं हुई, हमने उसको टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना लिया, उसके ऊपर टैक्स भी पे कर दिया। अब दो जुल्म हो गए ना हमारे पे। एक तो हमें पैसे नहीं मिले, ऊपर से हमें उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ा। अब वो पैसे मिलते ही नहीं, तो हमारा तो डबल नुकसान, कि वो अमाउंट रिसीव भी नहीं हुई और उसके ऊपर टैक्स भी दे दिया। तो फिर आप क्या करेंगे? आप नेक्स्ट टैक्स ईयर में उसको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम करेंगे। दो चीज़ों से आप देखें ना, दो चीज़ें आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ ली। जो भी चीज़ इनकम का हिस्सा बनेगी वो आपके टैक्स को बढ़ जाएगी, जो भी चीज़ एक्सपेंस या एक्सपेंस का हिस्सा बनेगी या लॉस होगी वो आपके टैक्स को काउंट करेगी। तो पहले साल में आपने इनकम डिक्लेयर कर दी, लेकिन वो पैसे रिसीव नहीं हुए थे। अगले साल में आपके पास कंफर्मेशन आ गई है, 2 4 5 महीने गुजरते हैं ना, तो कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये फलां बंदा हमें पैसे देगा या नहीं देगा। अगर वो नहीं दे रहा है, कोई साल 6 महीने गुजर जाते हैं, तो इसका क्या मतलब? उसने पैसे नहीं देने, उसका मूड नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बैड डेट डिक्लेयर करते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी, इनरिकवरेबल या बैड डेट। तो हम उसको इररिकवरेबल डिक्लेयर करेंगे। इररिकवरेबल डिक्लेयर करने से क्या होगा? हमारा एक एक्सपेंस बढ़ेगा। प्रीवियस पीरियड में हमारी इनकम ओवर स्टेट हुई थी, इस दफा हम अपना एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्लेम करेंगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्लेम करने से वो जो प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस टैक्स पीरियड की एक्स्ट्रा इनकम थी, उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी नहीं समझ आई होगी, यकीनन नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर चीज को वक्त लगता है। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी बड़ी है अभी, है। अभी तो देखे हमारा कोर्स कोई बहुत आगे नहीं गया, अभी तो चीज़ें स्टार्ट में हैं। अभी तो डिस्कशन बहुत से हेड्स ऑफ इनकम से आप वाकिफ नहीं है। आप शुरू के 20 मिनट तो जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो ना, जहन में रखा गया यार ये तो नहीं समझना। मैं कह रहा हूँ आज आपको, आप 20 मिनट ये कोशिश करें समझने की, लेकिन अगर नहीं समझ आ रही तो ये मेरी बात जहन में रखें। तो सर ने कहा था अगर 20 मिनट समझ नहीं आई तो परेशान नहीं होगी, ये नॉर्मल है हर बंदे के लिए। मैं यकीन करें, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। अभी भी मैं कोई नई चीज़ सुनता हूँ ना, या मैं थोड़ा सा है शौक है कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने का, कुछ ना कुछ नया सीखने का, तो जब मैं उसके पहले 1 2 3 लेक्चर लेता हूँ, यकीन करें मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मैं जान नहीं छोड़ता, मैं ज़रा ढीठ आदमी हूँ। मैं उसको बार बार जब आप रिपीटेडली किसी चीज़ की, वो जिस किसी चीज़ को चेज करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी जान नहीं छोड़ते,
वो चीज़ भी आपके आगे हाथ बांध देती, भाई मुझे माफ़ कर दो, ये ले जी जो आप मुझसे रिक्वायर कर रहे हैं, ये ले आपकी रिक्वायरमेंट पूरी। तो चीज़ के पीछे पड़ जानी चाहिए, चीज़ की जान नहीं छोड़नी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 4 दफा चीज समझने से समझ नहीं आई, हम उसको बिल्कुल फिर छोड़ देते हैं उसके हाल पे। इवन बच्चे कोर्स ड्रॉप कर देते हैं, वो उसके बाद क्लासेस नहीं लेते कि नहीं यार वो फलां दिन मैंने बड़ी कोशिश की समझने की, मुझे लाइव क्लास में भी समझ नहीं आई, मैंने रिकॉर्डिंग सुनी मुझे रिकॉर्डिंग में भी समझ नहीं आई, तो इसका मतलब ये कोर्स मेरे लिए नहीं है। बड़ी जल्दी फैसला कर लेते हैं। हम अच्छे फैसले देर में करते हैं, बहुत सोचते हैं। कोई अच्छा फैसला करना हो ना जिंदगी में, तो वो हम बस सोचते ही रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और बुरे फैसले वो इतनी जल्दी करते हैं, स्पेशली किसी चीज को क्विट करने का इरादा हो ना, मैंने ये काम नहीं करना, ये छोड़ना है, बड़ी जल्दी हम फैसला लें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जरा इधर से भी देख लेते हैं। द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पर्सन फॉर अ टैक्स अदर देन रेंट exempt फ्रॉम टैक्स shall be chargeable टू टैक्स इन दैट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब ये दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है। जो रेंट रिसीव हो गया ना वो टैक्सेबल, लेकिन जो रिसीव नहीं हुआ, जो रिसीवेबल है वो भी टैक्सेबल है। उसकी एंट्री क्या होगी, जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं, देखिए रिसीव की एंट्री क्या होगी, जो आपने रेंट रिसीव कर लिया, कैश और बैंक डेबिट, और रेंटल इनकम क्रेडिट या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्रेडिट। लेकिन अगर आपको पैसे रिसीव नहीं हुए, फिर आप क्या एंट्री करेंगे, रेंट रिसीवेबल डेबिट, उसको मतलब डेटर बना लेंगे ना। आप एक अपना क्या कहते हैं रिसीवेबल खड़ा कर लेंगे, और रेंटल इनकम जो है उसको भी रिकग्नाइज कर लेंगे, क्रेडिट उसको कर लेंगे। जब अगले पीरियड में आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये जो क्रेडिट वाली एंट्री रिवर्स होगी। आप क्या एंट्री करेंगे पास, आप उस रिसीवेबल को खत्म कर देंगे, और जो इनकम आपने रिकग्नाइज की थी, अब उसको दोबारा रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस पीरियड में आप उसको अपनी इनकम का हिस्सा बना चुके। आप क्या करेंगे फिर आप डेबिट करेंगे कैश और बैंक को, क्योंकि पैसे आ गए। अच्छा, ये किसी को समझ नहीं आ रही, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अकाउंटिंग सीखना आप पे फर्ज नहीं है, हाँ, लेकिन मुस्तहब जरूर है। अगर सीख लें तो आप बहुत अच्छे यानी पॉलिश हो जाए। अब वो क्या करें, जो रेट रिसीव हो गया ये रिसीवेबल है, वो चार्जेबल टैक्स होगा किस हेड के अंडर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 15, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। दूसरा क्या, रेंट का मतलब क्या है, एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तीसरी दफा वो ये बात आ गई, देखें जो काम की बात है ना, वो मैं भी बार बार लिखता हूँ। एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग एज अ कंसिडरेशन फॉर द यूज और ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। आपकी लैंड और बिल्डिंग को यूज कर रहा है, तो उसके यूज करने के लिए आप उसको जो पैसा चार्ज करेंगे वो आपका रेंट होगा। वो बेशक जो रिसीव हो गया वो भी इनकम का हिस्सा होगा, और जो रिसीवेबल है वो भी इनकम का हिस्सा होगा। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं, एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड और अ बिल्डिंग। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है किसी के जेहन में, लॉयर्स को अक्सर पता होता है वैसे, जो लोग रजिस्ट्रीज वगैरह पे काम करते हैं ना वो जानते हैं फॉरफिटेड डिपॉजिट। बयाना, बयाना कब जब्त हो जाता है, किस सूरत हाल में, जी बयाना कब जब्त होता है। एक एग्रीमेंट था, वो ये था कि मैं ये जमीन खरीद रहा हूँ, फलां फलां जमीन का टुकड़ा है या घर है कुछ भी है, अब उसका मैं एडवांस दे रहा हूँ, ये जिसको हम नॉर्मली बयाना बोलते हैं, उसका 10%, 90% अमाउंट के लिए मैंने एक टाइम दे दिया, 3 महीने 2 महीने जो भी है। अब ये रिटर्न एग्रीमेंट हो गया कि भैया 2 महीने के अंदर अंदर ये पैसे बाकी जो रिमेनिंग है ना 90% ये भी पे करना है। लेकिन अगर नहीं पे किए जाएंगे तो आपने जो बयाना दिया था वो जब्त, वो जनाब उस बंदे का, वो जिसकी जेब में चला गया ना उसका, वो आप उसे वापस मांग लें, अगर वो देता है ठीक है, लेकिन आप उसके पास जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कोई अखलाकी आदमी वो आपको दे दे, आपकी कोई मजबूरी समझ के, तो उसकी मर्जी है। लेकिन कानूनी तौर पे आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि मेरे पैसे वापस करें। तो ये जो आपने अमाउंट रिसीव की बयाने के तौर पे, जो बयाना जब्त हुआ, जो डील मेच्योर नहीं हो सकी थी उस सूरत में, तो वो अमाउंट भी क्या होगी जी, रेंट ही होगी। अभी
इसको यहीं तक देखते हैं, इससे आगे कुछ और चीज़ें भी जो खतरनाक है तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड पे, ये कल हम डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, एक बंदे से हमने 3 मिलियन, मैं अमाउंट काफ़ी बड़ी रख रहा हूँ क्योंकि उसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखनी हैं, इसलिए अमाउंट का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। 3 मिलियन हमने रिसीव कर लिया किसी एक बंदे से, तुम हो सकता है हमारा कोई प्लाजा हो, हमने रेंट आउट किया हो, उससे जो पूरे साल का रेंट आया है, लेट से 2.5 2.6 2.7 मिलियन तो रिसीव हो गया, बाकी 2-3 लाख रुपए ऐसे जो रिसीव है, जो लोगों का उधार है। अब इसमें एक चीज अभी छोड़ के उसकी तरफ आ रहा हूँ जो अभी हमने पढ़ी, फॉरफिटेड डिपॉजिट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। 5 लाख रुपए अमाउंट, 3.5 मिलियन हो गए, 35 लाख रुपए हो गए। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा, चले चले ठीक है ठीक है। अब ये तीसरी चीज पता है क्या, ये है 1/10 ऑफ अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। एक अमाउंट होती है एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, आप एडवांस देते हैं लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है अगेंस्ट रेंट। मैं, लेट सपोज मैंने कोई घर रेंट पे लिया है या कोई पोर्शन, और मैंने वहां पे 6 महीने का एडवांस रेंट दे दिया। आज जेब में पैसे हैं, मैं बिजनेसमैन बन रहा हूँ, कोई पता नहीं कल को इतने पैसे हो ना हो, तो मैं चाहता हूँ अगले 6 महीने मैं ही जीरो, ये आप एडवांस ले लें और ये हर महीने आप मेरा एडजस्ट करते हैं। अब ये तो नॉर्मल इनकम है ना, नॉर्मल, ये पूरे साल के बाद जब आप कलेक्ट कर लेंगे 6 महीने का एक दफा, और बाकी फिर जिस तरीके से वो देगा, तो वो आपका एनुअल रेंट होगा, वो यहाँ पे आ चुका है, जो एडजस्ट हो गया। जो नॉट एडजस्टेबल है वो कौन सा है, वो आपकी सिक्योरिटी वगैरह। हमने क्या किया, हमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, उस जो भी लैंडलॉर्ड है, जो भी ओनर है उस प्रॉपर्टी का, उसने कहा जी आपको एडवांस भी देना पड़ेगा। एडवांस कितना होगा, सिक्योरिटी कितनी होगी, कुछ लोग 2 रेंट या कोई 3 रेंट, जितने भी रेंटल्स कोई चार्ज करता है आपसे कि ये एडवांस आपको देना पड़ेगा, वो एडवांस हमने दे दिया। अब वो एडवांस काबिल वापसी, अगर हम वो घर, वो शॉप या अपार्टमेंट जो भी है जो हम ले रहे हैं, वो उसी कंडीशन में छोड़ के जाए जिस कंडीशन में हमें मिली, उसमें कोई मेजर चेंज हम लेके ना आए, इतना उसको खराब ना करें। थोड़ा बहुत जरूर हो सकता है कि शायद उस बंदे को फील हो जाए कि 4 साल रह के गया है तो अब थोड़ा थोड़ा पेंट खराब हो गया, मैं पेंट करवा देता हूँ वाइट वॉश के साथ, या कुछ छोटे मोटे एक दो काम और हैं, एक दो लाइट्स जो है वो उनके बटन खराब है, या एक फैन है उसका कोई छोटा मोटा मसला है, तो इतना तो मैंने देखा है कि लोग जो वाकई क्या कहते हैं उनको, उनके अंदर खुद भी थोड़ी शर्म होती है, वो इन चीज़ों में कोई डिडक्शन नहीं करते, इन चीज़ों पे कोई वो पैसे नहीं काटते। हाँ अगर आपने कोई मेजर तोड़ फोड़ कर दी तो फिर तो उसका हक बनता है। दीवारों में आपने सुराख कर दिए इतने बड़े बड़े, नीचे से ईंटें नजर आ रही, ऊपर से सब कुछ उतर गया, तो फिर तो उस बंदे का बेचारे को बनता है। अब उसने आपको जो एडवांस चार्ज किया, अब मैंने इसमें एग्जांपल ली थी प्लाजा की, प्लाजा में बहुत सी शॉप्स भी होती हैं, बहुत से जनाब अपार्टमेंट्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। 20-25 पार्टीज के साथ वो बंदा डील कर रहा होता प्लाजा में। अब वो 20 पार्टीज भी हैं, उसने सबसे वो क्या कहते हैं, ये एडवांस लिया है। लेट से वो कोई 2.5 मिलियन बनता है, या कोई 3 मिलियन बनता है, 4 मिलियन बनता है, वो जितना ही बनता है, उसका हम क्या करेंगे, उसका 1/10 हमने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी, 1/10 यानी 10%। क्योंकि एफबीआई आपसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार आप समझदार बंदे, आपके पास अगर कोई इतना एक्सेस कैश पड़ा है लोगों का, आइडल फंड्स पड़े हैं, आप उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उससे कुछ ना कुछ पैसा जनरेट करेंगे। अगर आप बेशक नहीं कर रहे तो ये आपका फॉल्ट है, लेकिन वो कहते हैं कि आपने हमें इसके 10% के ऊपर, लेट से मैं 2.5 मिलियन, बल्कि 3 मिलियन दे रखा हूँ, 3 लाख रुपया मैं दिखा रहा हूँ 1/10। वैसे मैंने 3 मिलियन लोगों से एडवांस रिसीव किया हुआ है, या 4 मिलियन, उसका मैं 10% दिखाता हूँ, चले फिगर चेंज कर देता हूँ आपको परेशानी ना हो। 4 लाख रुपये, और ये वो चीज़ है जिसकी प्रैक्टिकली आप यूं कह लीजिए जीरो इम्प्लीमेंटेशन है, कोई बंदा इसको घास नहीं डालता, लोग समझते हैं ये शायद कोई फिजूल चीज़ है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता आपको हर चीज़ का होना चाहिए, बेशक आपको कोई बंदा उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स या कुछ प्रोवाइड करे ना करे, कोई मसला नहीं, हमने हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलना है, हर चीज़ को हमने प्रॉपर मैनेज करना है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पे मैं रुका।
मैंने देखा कि 3.9 मिलियन वॉज ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट्स थी। लेकिन वो कह रहे हैं टैक्सेबल इनकम 31,20,000 रुपये। ये क्यों है ऐसे? चले मैं दिखाता हूँ आपको। टैक्सेबल इनकम है 31,20,000, ऐसा क्यों? एक रिपेयर अलाउंस होता है, वो आपको देता है फिक्स्ड। अलाउंस की नेचर क्या होती है? फिक्स होता है, प्रीपेड होता है, प्री डिसाइडेड होता है। प्रीपेड तो नहीं कहते, प्री डिसाइडेड होता है और फिक्स्ड होता है। सारी चीजें पहले से तय होती हैं। तो ये भी एक रिपेयर अलाउंस कि बेशक आपका रिपेयर मेंटेनेंस का बहुत खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ कि जितना आपने पूरे साल में रेंट कमाया है, उसका लेट से 1/3 आपका खर्च हो गया। लेकिन वो कह रहा है मैं फिर भी आपको 20% ऑफ ग्रॉस इनकम अलाउ करूँ। और हो सकता है कि आपका 5% भी नहीं हुआ, वो कह रहे हैं फिर भी आपको अलाउ करूंगा। ये फिक्स्ड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो हमें देता ही देता है। देखिए 780, उसने 3.9 मिलियन, 39 लाख रुपए का। मैं आपको ना राउंड फिगर कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आपको सही समझ आ जाए। 6 लाख रुपए मैं ये ले लेता हूँ, तो 40 लाख रुपए का 20%, 8 लाख रुपया बनेगा। ये देखिएगा 8 लाख रुपया बन गया। किस चीज का? 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 करके देखिएगा। 1/5 ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर रिपेयर्स। ये रिपेयर अलाउंस बेसिकली इसका नाम क्या है? ये 2023 की रिटर्न है, 22 तक आपको इसका नाम भी रिपेयर अलाउंस मिलेगा। अब देखिएगा 4 मिलियन पे टैक्स इम्पोज नहीं हो रहा, 3.2 मिलियन पे हो रहा है। ये बहुत बड़ी फेवर है। अब वैसे ये पूरे इसके एक्सपेंसेस की लिस्ट है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ किए जाते हैं आपको अगेंस्ट योर रेंटल इनकम। ये पूरी लिस्ट है। और फिर इस इन्हीं से रिलेट करती हैं दो चीजें, ये दो चीजें। इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ा। अभी हम कुछ डिस्कशन करेंगे टैक्स रेट्स के ऊपर, कि ये जो टैक्स बना है, ये कैसे बना। अभी आपको मजीद परेशान करने का वक्त शुरू होता है। एक तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूँ, जिधर आप टैक्स रेट्स देखेंगे। क्योंकि सैलरी के तो आराम से समझ आ जाते हैं, उसमें इतना मसला नहीं होता है। ये बड़ा तंग करते हैं, बिजनेस के भी आ जाते हैं। सबसे ज्यादा तंग ये करते हैं लोगों को, सबसे ज्यादा परेशानी इसमें। सेक्शन 155। क्या लिखा है जी? सेक्शन 155 रेंट, बड़ा क्लियरली उसने मेंशन किया, बहुत क्लियरली। फॉर इंडिविजुअल्स एंड AOPs their annual rent is less than or equal to rupees 300, then tax is zero। 3 लाख या उससे कम आपका एनुअल रेंट है तो आपका टैक्स जीरो। फॉर इंडिविजुअल्स एंड AOPs where annual rent is more than 300 but does not exceed rupees 600,000, then you need to pay 5% of the amount above 300,000 for individuals and AOPs। खैर ये सिलसिला चलता रहेगा, हम इसको 2 मिलियन से ऊपर भी लेके जाते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स एंड AOPs with annual income या एनुअल रेंट एक्सीड्स रुपीज 2 मिलियन, तो 2 मिलियन तक तो फैसला है कि 155,000 आपको पे करना पड़ेगा। टू से ऊपर जितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट, 12 लाख रुपए, टोटल 32 लाख रुपए है ना टैक्सेबल। तो 2 मिलियन तक तो 155 बन गया, उससे ऊपर 25%। कैलकुलेट करें, 12 लाख के ऊपर 25% का मतलब है 3 लाख रुपए। 300,000 प्लस 155, 455, 4,55,000 रुपये टैक्स। चलिए इधर कोई और कहानी आपको नजर आने वाली, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। 4,55,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, इधर 4,60,000। अब देखिए ना, फर्क तो 1 रुपए का नहीं आ सकता, 1 रुपए का भी नहीं आना चाहिए। ये फर्क क्यों है? ये क्यों है? यहाँ पे तो फर्क कम है ना। अक्सर मैं सिनेरियो ऐसे करवाता होता हूँ जिनमें 1-1, 2-2 लाख रुपए का फर्क आ जाता है। पोर्टल कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है और जब हम कर रहे होते हैं तो वो कैलकुलेशन कुछ और होती है।
तो कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ है? मैं जरूर बताऊंगा एंड में, पहले आपने एक कोशिश करनी। जी, हिम्मत 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 कीजिएगा। एडवोकेट बरादरान, दो भाई हमारे पास एडवोकेट हैं, दोनों भाई कोशिश करेंगे। आमिर भाई आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, उनको शायद थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन ये नया हेड ऑफ इनकम, ये सबके लिए, वो जिसे कहते हैं ना, एक ही छत में खड़े हो गए महमूद अयाज, सबके लिए ही जैसा है। लेकिन फिर वही बात है, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता वक्त लेती है, फिर समझ आती है। कीमती चीजें ऐसे नहीं मिल जाती कि बस दिल किया तो 2-4 मिनट दिए और मिल गई। उनके लिए जरा जोर लगाना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, खर्चे करने पड़ते हैं, खून पसीना बहाना पड़ता है, कीमती चीजें फिर मिलती है। तो ये जो आप चीज सीख रहे हैं ये कीमती है, यकीन करें कीमती। इसलिए नहीं कि मैं सोच के यही काम कर दूं, मैंने क्यों किया, मुझे भी कुछ इसमें नजर आया ना, मुझे भी लगा कीमती है, तो मैं इसकी तरफ आया। फिर मैं इसको प्रमोट क्यों करता हूँ, मुझे पता है इसकी कोई वर्थ है। अदरवाइज मैं और चीजें क्यों नहीं प्रमोट करता, मैं और भी बहुत सी चीजें पढ़ा सकता हूँ, यकीन करें। मैं उनको प्रमोट नहीं करता, मुझे पता पढ़ने वाले कोई नहीं हुए। ये तो वो चीज़ है ना, जब मैं नहीं भी पढ़ाता था तो बहुत से लोग मुझे खुद कहते थे, मेरे दोस्त कहते थे, मेरे मुझे कहते हैं, दोस्तों के दोस्त कहते थे, उसका टैक्स जानते बड़े कम लोग थे यार, उसको कहें टैक्स सिखा दें, बिलाल भाई को टैक्स सिखा दें, हमसे चार्ज कर लें, ये करना, वो जिधर कहेंगे हम आ जाएंगे। अगर वो हमारे पास कहीं आना चाहें तो हम उन्हें सिटिंग अरेंजमेंट भी कर देंगे, अरेंजमेंट्स भी कर देंगे, तो वो आने वाले बने। तो फिर मैंने देखा मैं कि यार इसकी डिमांड है। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, और मैंने इवन जानने वालों को भी चार्ज किया, उन्होंने भी फीस दी, उन्होंने कहा, जो मिल रहा है इसके इवज, इसके अगेंस्ट वो बहुत कुछ है। तो चले देखिएगा, आप आपने हिम्मत नहीं की। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि 460 कैसे आया। बेसिकली ये जो सेक्शन है ना 155, ये आपने अगर टैक्स विद हेल्ड करना है, लेट्स से आप कोई कंपनी है, कोई बैंक है, या आप विद होल्डिंग एजेंट हैं इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम में से तमाम विद होल्डिंग एजेंट्स को देखेंगे, सैलरी के केस में विद होल्डिंग एजेंट कौन है, बिजनेस इनकम के केस में कौन है। अब वो बात में कंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, किसी बैंक की या किसी बड़ी का कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कि उसने जब आपको पेमेंट करनी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट करे। लेट से मैंने किसी से रेंट लेना है साल का 3 मिलियन रुपीज, मंथली बनते 250,000, और वो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, और वो एज ए कंपनी रजिस्टर्ड भी है, या कोई बैंक है, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो 250,000 को देखे, मल्टीप्लाई बाय 12 करके वो 3 मिलियन बनेगा, 3 मिलियन को देखे 155 में, 3 मिलियन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अच्छा 455,000 बनता है पूरे साल का, या 450 या 4 जितना भी बनता है। अब वो चेक करेगा कि इसके ऊपर टोटल टैक्स कितना बनता है, वो बन गया 420 430, उसको डिवाइडेड बाय 12 करेगा। फिर हर महीने वो रेंट की पेमेंट करते हुए उसमें से टैक्स विद हेल्ड करके मुझे पेमेंट करनी, और उसमें मैं एतराज नहीं कर सकता। अब वो क्योंकि वो टैक्स मेरा ही एडजस्ट होना है साल के बाद। अब साल के बाद जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा टोटल रेंट इतना है, मैं रेंट देखूंगा, रेंट के अगेंस्ट मेरी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मैं उसको बताऊंगा कि इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट मेरा तो टैक्स ऑलरेडी विद हेल्ड हो चुका है, मैं उतना टैक्स उसको बताऊंगा तो वो मेरा कोई पेबल नहीं निकालेगा, अगर एग्जैक्ट टैक्स कटा है। तो ये विद होल्डिंग का सेक्शन, अदरवाइज इस पे एप्लीकेबल है 149 से नीचे जो आपको टैक्स रेट्स नजर आते हैं, एओपीज और इंडिविजुअल्स के लिए। फॉर इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड एंड एओपीज। अब इसमें सीधा हम चलते हैं जी 3 मिलियन के ऊपर, 3 मिलियन के ऊपर तो वो बता रहा है कि 4,05,000, उससे ऊपर जो 2 लाख, उसके ऊपर 27.5%। अब मैं एक दफा पहले अपनी इनकम देख लूँ, मेरी इनकम कितनी, 3.2 मिलियन। अच्छा, जी
मेरा ख्याल है 55,000 बनेगा। 55 को जब हम 405,000 में ऐड करेंगे तो ये 460 बन जाएंगे। ऐसा ही है, करके देखिएगा इसको घर में ना, कि 3 मिलियन तक तो हमें पता चल गया। हमें ऐसे देख सकते हैं ना, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 6 से 8 तक 5% ऑफ द अमाउंट अबव 600,000। आप लेट से 8 लाख रुपए आपकी इनकम है, तो 6 एग्जाम्प्ट हो गया, उसके ऊपर 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000 रुपये। अगर आप डायरेक्टली 8 लाख के ऊपर देखना चाहें तो यहाँ पे भी वो आपको बता रहा है कि 10,000। डायरेक्टली 12 में देखना चाहें 60,000 रुपये। डायरेक्टली 24 पे देखना चाहें 2,70,000। डायरेक्टली 30 लाख पे देखना चाहें 4,05,000। और उससे ऊपर जो अमाउंट है उसके ऊपर रेट मिलेगा आपको, अगर उसी स्लैब के अंदर है आप। उसके ऊपर जो अमाउंट जा रही है वो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के ऊपर 27.5%, वो बनता है 55,000। 55,000 प्लस 405,000 इक्वल टू, इक्वल्स टू 4,460,000। तो हमारी लाइबिलिटी आ रही है 460,000। समझ रहे हैं? इसका हम यहाँ से चालान बना सकते हैं, सेव करके ना इस डेटा को। लेकिन अभी हमें बहुत कुछ करना है, फिर हम उसके बाद चालान बनाएंगे। अभी चालान बनाने का वक्त नहीं है। तो कुछ चीजें हैं। एक मिनट। हाँ जी। डेफिनेशन ऑफ रेंट, लैंड और बिल्डिंग, रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग इंक्लूड्स। हाँ जी, नहीं नहीं, लैंड और बिल्डिंग क्या है? ओपन प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड आउट, लैंड रेंटेड अलोंग विद बिल्डिंग। आपने ओपन प्लॉट दे दिया, जैसे पार्किंग वगैरह के लिए लोग आजकल ले लेते हैं, ठीक है, तो वो भी ठीक है। या फिर वो कुछ लोग वहाँ पे ओपन कोई ढाबा शुरू कर देते हैं, कोई रेस्टोरेंट शुरू कर देते हैं, तो रेंट मिलता है जो उसका मालिक होता है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो अभी हमारे से रेलिवेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 3 एंड 3A। और ये जरूर पढ़िएगा, द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड इनकम, हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी स्टार्ट होगी। और इंशाल्लाह इसको कल ही कंक्लूड कर देंगे, कल आपका एक और हेड ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसको स्टार्ट करेंगे। और उसमें आपको सही वाकई पता चलेगा हमें कुछ सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको मजा उसमें आना है इंशाल्लाह। लेकिन उसमें मेक श्योर करें कि आप लोग रेगुलर क्लासेस लेंगे। जो लोग नहीं ले रहे ना, तो वो भी थोड़ा सा होश में आ जाए, क्लासेस लिया करें। जो लाइव क्लास होती है उसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है, ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं। तो मुलाकात होती है बाकी कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।